अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आज बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उम्मीद ये की जा रही थी कि वो कुछ सामान्य बोलेंगे, लेकिन आज उन्होंने कुछ इमोशनल टाइप की अपील, कुछ भावुक अपील अपनी कम्युनिटी से कर डाली। उन्होंने कहा, हमने आपके लिए इतना कुछ किया, उसके बावजूद आप सबके वोट बढ़ जा रहे हैं, ये बहुत चिंता की बात है। मायावती ने एक तरह से अपनी कम्युनिटी यानी दलित कम्युनिटी से अपील की कि वो घर वापसी टाइप करे। ये शब्द का तो नहीं इस्तेमाल किया, लेकिन उनकी मंशा यही थी। दरअसल वो संविधान और आरक्षण को लेकर बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को उन्होंने घेरा। क्या मायावती उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब भी प्रासंगिक हैं? उनकी इस अपील का उनकी कम्युनिटी पर फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? क्या बीएसपी का पुनर्जागरण हो रहा है, या उनकी जो सामाजिक न्याय की यात्रा है वो आगे बढ़ेगी, या फिर बीएसपी अब अवसान की ओर है? आज चर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु यही है। बहनों भाइयों, आज लंबे वक्त के बाद जब बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उन्होंने कुछ बड़ी भावुक अपील अपनी कम्युनिटी से की। मायावती ने दलित कम्युनिटी से कहा कि आपके हितों की रक्षा और आपके लिए जितना कुछ किया है वो बहुजन समाज पार्टी ने किया, लेकिन उसके बावजूद आप सबके वोट बिखरे हुए हैं, बटे हुए हैं। थोड़े लोभ और लालच में या दूसरी वजहों से वोट बट रहे हैं, जिसका खामियाजा भी पार्टी भुगत रही है और आप भी भुगत रहे हैं, ऐसा मायावती ने अपनी कम्युनिटी से कहा। उनकी इस बात में कितनी सच्चाई है और उनकी इस बात का पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या है, सोशल इम्पैक्ट क्या है? बहनों भाइयों, आप देख रहे होंगे कि 2012 के बाद से बहुजन समाज पार्टी लगातार पतन की राह पर है। बहुजन समाज पार्टी के वोट कम हो रहे हैं, उनकी लोकसभा की सीटें कम हुई, राज्यसभा की सीटें कम हुई, विधानसभा की सीटें कम हुई, विधान परिषद कम हुई। उनके हाथ से कमोबेश उत्तर प्रदेश की राजनीति निकल गई। ऐसा क्या हुआ कि 2012 से लेकर पिछले इस 12 सालों में एक पार्टी जो हुकूमत में थी, जो सत्ता में थी, जो अपने दम पर बहुमत में आई थी, उस पार्टी के पास आज कहने भर को मात्र 1 एमएलए है? ऐसा क्या हो गया? आज मायावती ने उस दर्द का इजहार किया कि कम्युनिटी ने एक बड़े पैमाने पर साथ छोड़ा है, जो किन्हीं वजहों से दूसरी पार्टियों में चली गई। कि इस इमोशनल स्पीच का क्या कोई प्रभाव पड़ेगा? इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे, चर्चा भी करेंगे, बात भी करेंगे, वजहों पर भी बात आएगी। क्या मायावती बीएसपी का पुनर्जागरण कर सकती हैं? बीएसपी जिस सामाजिक न्याय की यात्रा को लेकर कांशीराम ने यह आंदोलन शुरू किया था, क्या वो अपनी राह खो चुका है, भटक चुका है? और आज राजनीतिक बियाबान में भटक रही बीएसपी इस हालत में क्यों पहुंची? अब उसके सामने और विकल्प क्या है? क्या मायावती फिर से बीएसपी की खेवनहार बनेंगी, या जिनको उन्होंने नया नेतृत्व अभी दिया है वो कुछ इस पार्टी के भीतर करिश्मा कर पाएंगे? बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश का जो दलित समाज है वो निर्णायक स्थिति में है, पॉलिटिकली बहुत एम्पावर्ड है और उसको ताकत में होने का, सरकार में होने का पूरा एहसास है। उसे मालूम है कि सत्ता होने का मतलब क्या होता है। दूसरे राज्यों के दलित समाज को हो सकता है कि उतना आइडिया ना हो। यहाँ का दलित समाज उत्तर प्रदेश का जागृत है, एम्पावर्ड है, इनलाइटेंड है। उसे मालूम है कि जब उसके पास पावर होती है, उसकी सरकार होती है, तो उसके मायने क्या होते हैं। उसको सत्ता का मजा मिल चुका है, लेकिन अब सत्ता उनके पास नहीं है। अब वो सत्ता में एक छोटे पार्टनर है। मायावती क्या कमबैक चाहती हैं, और क्या वो दलितों में इस इमोशनल स्पीच के साथ कोई कार्ड खेल रही हैं? बीएसपी अब कोई उपचुनाव भी नहीं लड़ेगी, उन्होंने ऐलान भी किया है। तो अब बीएसपी के सामने यूपी में लक्ष्य 2027 और उसके बाद 29 का है। क्या मायावती अपनी कम्युनिटी का चला गया वोट वापस ला पाएंगी? आज के हालात में बहनों भाइयों बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसका लायन शेयर बीजेपी और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उसे एंजॉय कर रहे हैं। मायावती से बहुत बड़ा वोट बैंक छीनने में ये पार्टी कामयाब रही, तभी 28% वोट शेयर वाली मायावती आज 9% पे, 19% वोट उनके गायब हुए 12 सालों में। इस 19% में बीएस समाजवादी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, इन सबको भरपूर मिला है। और अब उनकी पार्टी के लिए एक नया पॉलिटिकल चैलेंज चंद्रशेखर हैं, जो खुद अपनी पार्टी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं नगीना सीट से, वो भी उपचुनाव लड़ रहे हैं।
लेकिन उनके पास बीएसपी जैसा ना तो संगठन है, ना उतनी पॉलिटिकल लॉयलिस्ट है, और ना मायावती जैसा फैन बेस है, ना वो उतना जनाधार है। लेकिन फिर भी आकाश आनंद के लिए तो बड़ी चुनौती है ही। मायावती के सामने भले चंद्रशेखर ना टिके, लेकिन आकाश आनंद से काफी आगे हैं। तो अब तक क्या समाजवादी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस इन्हें चिंता करनी चाहिए, या फिर अब जब चुनाव होंगे तो ये जो 9% का ब्लॉक बचा हुआ है मायावती के पास, ये भी और बिखरेगा, या फिर इसमें वृद्धि होगी? मायावती जिस तरह की चिंताएं जताती हैं वो वैध राजनीतिक चिंताएं हैं या सिर्फ बयानबाजी है? आरक्षण को लेकर जो आज उन्होंने चिंता जताई है, क्या वो उनकी बयानबाजी है या एक्शन में तब्दील होगी? मायावती किसी के साथ अब कोई अलायंस नहीं कर रही हैं, अकेले की चुनाव लड़ने की रणनीति अपना रही हैं, वो भी तब जब गठबंधन की राजनीति का दौर हो, चाहे एनडीए हो या फिर इंडिया। तो अकेले मायावती कोई करिश्मा कर पाएंगी? इन सारे मुद्दों को हम समग्रता के साथ आज समेटेंगे और इस डिबेट में आगे बढ़ाएंगे। आप कुछ स्टेटमेंट सुने, फिर आज की डिबेट। विरोधी पार्टियों की गारंटी व लुभावने वायदों आदि के बहकावे में आकर पुनः ऐसी सरकारों को सत्ता में ले आते हैं जिनकी शुरू से ही कथनी व करने में काफी अंतर रहा है। जो दूसरी पार्टियां हैं, हमारी जैसी पार्टी को खास तौर से खत्म करने में लगी हैं, फिर ये पार्टियां कामयाब नहीं होंगी। बीएसपी का समय फिर से आएगा। महापुरुष किसी एक पार्टी, किसी एक जाति के नहीं होते। महापुरुष सभी के होते हैं, सारे देशवासियों के होते हैं। सबको उनका आदर सम्मान करना चाहिए और उनके द्वारा जो योगदान है समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, उसको ध्यान में रखते हुए उनका सम्मान करना चाहिए। ये मतलब कोई पासी वासी के बीच लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है संविधान बचाने के, ये लड़ाई है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के, ये लड़ाई है पीडीए की। तो उसमें पासी वासी नहीं, और सर्व समाज समाजवादी पार्टी के साथ है और वही मजबूती है, वही वोट डालेगी। बीएसपी का समय फिर आएगा। आपके पहले मैंने कभी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती की ऐसी स्पीच या ऐसी बातें नहीं सुनी थी। वो कड़क मिजाज, सख्त मिजाज, कड़े लहजे में बात करने वाली नेता रही हैं। उन्होंने स्वीकार कर लिया कि बीएसपी का समय नहीं है, अभी समय आएगा, उनका फिर से आएगा। उन्होंने कहा राहुल गांधी और प्रियंका, ये दोनों भाई बहन नीले शर्ट पहनकर, नीले कपड़े पहनकर नौटंकी कर रहे हैं और इंडिया अलायंस का कोई भविष्य नहीं है। मायावती ने साफ कहा और कहा दलितों से कि चेत जाओ वरना जिंदगी भर गुलाम बनकर रहना पड़ेगा। ये सब इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है और ये पब्लिक डिस्कोर्स में इसकी चर्चा होनी चाहिए, इस पर डिबेट होनी चाहिए। इसलिए मैंने आज ये परिचर्चा आमंत्रित की है। डॉक्टर समीर सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, फराज किदवई समाजवादी पार्टी से हैं, लखनऊ के बहुत ही जाने माने पत्रकार राजेंद्र गौतम जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, प्रोफेसर रविकांत डॉक्टर समीर सिंह के दोस्त हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं, कालीचरण स्नेही जी बहुत जाने माने चिंतक हैं दलित समाज के, विनय राय जी वरिष्ठ पत्रकार, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। शुक्रिया और धन्यवाद। प्रोफेसर रविकांत जी, मैं कार्यक्रम की शुरुआत आपसे चाहता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी। उनकी आज की स्पीच पहले की किसी भी स्पीच के मुकाबले बिल्कुल अलग है। आज उनकी स्पीच में स्वीकारोक्ति भी है कि बीएसपी का समय चला गया है, फिर आएगा, और उन्होंने दलितों से कुछ अपील भी की। आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को किस नज़रिए से परिभाषित करते हैं? देखिए बहन जी की जहाँ तक राजनीति की बात है, और मैं हमेशा इस बात को कहता रहा हूँ कि राजनीति की समझ और चुनाव लड़ने का मादा निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में किसी के पास नहीं है। यहाँ तक कि इंडिया अलायंस में भी वो राजनीतिक सूझबूझ नहीं है जो उनके पास है। लेकिन समस्या ये है कि आज जब वो ये अपील कर रही हैं कि दलित समाज को चेत जाना चाहिए, मुझे लगता है कि ये खुद से उन्हें पूछना चाहिए कि आज जो दलित है वो भी ये चाहता है कि वही बहन मायावती हो जो सड़क पर लड़ने वाली, जो दलितों के खिलाफ होने वाली एट्रोसिटीज़ पर हमेशा खड़ी रहने वाली और एक जुझारू महिला।
लेकिन पिछले एक दशक से मायावती जी ने अपने घर से निकलना बंद कर दिया है। चाहे हाथरस का केस रहा हो या बाबा साहब के अभी अपमान का, हम लोग बड़ा उम्मीद कर रहे थे कि वो घर से निकल करके चौराहे तक कम से कम आएंगी और समाज को ही नहीं बल्कि देश और इस देश के हुक्मरान को की आंखों में आंखें डाल करके ये बताएंगी कि बाबा साहब के अपमान को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन उन्होंने ये जहमत नहीं उठाई। तो आज दलित समाज कहीं ना कहीं नेतृत्वहीन अपने आप को देख रहा है और जिनसे उम्मीद कर रहा था कि बहन जी सड़क पर आएंगी वो नहीं उतर रही हैं और इसी वजह से उसमें भटकाव दिखाई पड़ता है। वो बहुत सारे दलित वोटर्स हैं जो समाजवादी पार्टी की तरफ गए हैं। बीजेपी ने 2009 के बाद दलित वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी की है। अब कांग्रेस पार्टी की तरफ भी दलित उत्तर प्रदेश का देख रहा है और चंद्रशेखर आज़ाद खास करके नौजवानों में एक अपनी पैठ बना रहे हैं। तो दलित समाज खुद ही भटका हुआ है। उसकी वजह यह है कि बहन जी से जो उम्मीद थी वो उन्होंने पूरी नहीं की। अब आज उनकी दलित अपील समाज जो तो आई चाहता है था कि बहन जी अपनी प्रधानमंत्री कम्युनिटी बने। से, आप ये महसूस करते हैं कि दलित समाज उसे स्वीकारेगा और क्या बीएसपी की तरफ कुछ अलाइन होगा या फिर जो बिखराव है वो उसकी खाई और बढ़ेगी? नहीं, अपील के लिए तो अपील करने की जरूरत भी नहीं है मुझे लगता है दलित समाज से। वो उत्तर प्रदेश में इतना जागरूक है, बस उनको सड़क पर आने की जरूरत है, उनको संघर्ष करने की जरूरत है, उनको ये बताने की जरूरत है कि नहीं हम आपके साथ खड़े हैं। और जब तक ये नहीं होगा तब तक दलित समाज में भटकाव रहेगा। मैं उसको भटकाव ही कह रहा हूं, वो रास्ता तलाश रहा है, उसे एक नेतृत्व की जरूरत है क्योंकि सबसे ज्यादा इस दैट इज मोस्ट इमोशनल अब तक का मैं उनका मानता हूं। बीएसपी का समय फिर आएगा क्या? बीएसपी निश्चित रूप से स्पेंट पॉलिटिकल फोर्स है, खत्म हो चुकी है, ऐसा माने? नहीं, देखिए कैडर अभी भी बीएसपी के पास बीजेपी के बाद सबसे ज्यादा कैडर है। लेकिन सवाल यह है कि वोटर आपका निकल गया आपके हाथ से। 9.4% वोट बचा है और पिछले लोकसभा चुनाव को आप देखें 10% सीधा वोट घटा है। जो पार्टी कम से कम 6 राज्यों में चुनाव जीतती थी वो आज केवल उत्तर प्रदेश में 1 विधायक तक सीमित है। आपका एक भी लोकसभा में मेंबर नहीं है, राज्यसभा में नहीं है। थैंक यू प्रोफेसर साहब, तो हमारे साथ बने रहिएगा। लोगों में भटकाव है। डिबेट के दूसरे चरण में मैं बाकी आपके विचारों को सम्मिलित करूंगा। मैं कालीचरण जी को भी आमंत्रित कर लेता हूं ताकि हम एक समग्रता के साथ इस विषय पर चर्चा हो। कालीचरण जी, आपको बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। मायावती जी ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने सुना होगा। क्या बीएसपी की तरफ दलित समाज उस संख्या में घर वापसी करेगा कि उस पार्टी को फिर से सत्ता मिल सके, या जैसा मायावती जी ने कहा कि बीएसपी का समय फिर आएगा? बीएसपी का समय गया क्यों और क्या लौटेगा या नहीं लौटेगा? आदरणीय ब्रजेश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने तुरंत ही इस सामयिक विषय पर चर्चा आयोजित की है। मैं आपके चैनल के माध्यम से करोड़ों दर्शकों को बहन मायावती जी को उनके जन्मदिवस पर मुबारकबाद देता हूं और उनके उत्तम स्वास्थ्य तथा उनकी जो अभिलाषा आकांक्षा है उसकी पूर्ति के लिए मैं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। देखिए, आपने ठीक कहा है कि जो इमोशनल अपील आज की है, एक तो जन्मदिन का समय था और स्वाभाविक रूप में जब पार्टी इतने सबसे खराब दौर में है तो आत्मावलोकन का तो समय हर एक के पास होता है और उन्होंने ईमानदारी से एनालिसिस किया है। ये उन्होंने सही कहा है कि केवल बीएसपी का ही नुकसान नहीं हुआ है, दलित के भटकने से या उनसे छिटकने से दलितों का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। देखिए, दलितों बीएसपी कमजोर हो जाने से हिंदुत्व एजेंडा एकदम कोर कमेटी में आ गया है। इस समय सारा का सारा मनुस्मृतिवाद चल रहा है धड़ल्ले से। हजारों करोड़ रुपए पानी की तरह बहाए जा रहे हैं जहां बहाना है आस्था के नाम पर। आपको ऐतराज है कि कुंभ पे इतने पैसे खर्च हो रहे हैं? नहीं भाई, करिए, लेकिन उत्तर प्रदेश की स्थिति देखिए। यदि सब खुशहाल है, देखिए गाना बजाना और तमाम आस्थाएं तब होती है जब पेट भरा हो जी। कहा जाता है कि बिना भोजन के भजन नहीं होता है। तो ठीक है, जिनके पेट भरे हैं उनका तो ठीक है, उनके लिए तो सब कुछ ठीक ही है। यही तो कर रहे हैं जो मुट्ठी भर लोग हैं, यही तो उनका है। जब यहाँ पर बाबा साहब का पार्क बन रहा था तो उनको कहा जाता पत्थरों की सरकार है, और जब इनका समय आया दलित समाज बड़ी तादाद में बीजेपी को भी वोट कर रहा है, सपा को भी कर रहा है, कांग्रेस को भी कर रहा है।
तो दलित देखिए, एट असल में लार्ज बात- उनका सोच और नजरिया बदला है, तो इसकी क्या हमें आलोचना करनी चाहिए? हमें तो मानना चाहिए कि भाई वो अपनी प्रगति के बारे में बेहतर सोच रहे होंगे। नहीं, देखिए देखिए सोच असल में क्या है कि उत्तम विकल्प जो है वो बीएसपी ही हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं, बीएसपी का कोई विकल्प नहीं, जैसे बाबा साहब का कोई विकल्प नहीं, कोई विकल्प आज तक नहीं मिला है। भारत में जितनी भी राजनीतिक दल हैं, चाहे किसी भी आप दल को उठा करके देख लीजिए, बीएसपी भले ही आज अपने निचले और खराब दौर में है, लेकिन उसका विकल्प कोई नहीं है। बीएसपी की अपनी धमक है, सत्ता में बाहर होने के बाद भी उनकी धमक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, ये सही बात है कि अब जैसे उन्होंने अपील की है, अब ये उपचुनाव है, अब देखिए ये बड़ा परीक्षा का समय है। अब दलित जाए तो जाए कहाँ? कांग्रेस को वोट करे, भाजपा को वोट करे उपचुनाव में मिल्कीपुर में, या फिर जाकर के सपा को वोट करे, या फिर चंद्रशेखर को भी जा सकता है। हाँ, नहीं मैं कह रहा हूं, तो ये बड़ी अब क्या करे ऐसे में दलित? तो असल में ये है कि दलित को सब देखिए 5 किलो राशन में अब तमाम प्रकार के हम देख रहे हैं, भाजपा के बड़े बड़े राजनेता वहां चप्पल और जूते पहना रहे हैं महिलाओं के पैरों में, कोई चैन बांट रहा, कोई कुछ कर रहा। तो गरीबी इतनी अधिक है कि 2 रोटी का जुगाड़ नहीं है, और लोकतंत्र तभी समय लौटेगा सर बीएसपी का या नहीं लौटेगा? जी बिल्कुल लौटेगा, बिल्कुल पक्का लौटेगा। मायावती लौटाएंगी या आकाश आनंद लौटा के लाएंगे? नहीं, बहन जी के मतदाता बहन जी को ही लौटाएंगे, और ये देख लेना इस देश में थैंक यू करिश्मा होगा। बहुत शुक्रिया सर। मैं डॉक्टर समीर सिंह जी को आमंत्रित करता हूं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। समीर सिंह जी, शुक्रिया आपका। आज बहन जी का जन्मदिन था और उन्होंने आपकी पार्टी के ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं कि जिस तरह से कांग्रेस, समाजवादी पार्टी दलितों के साथ व्यवहार कर रही है, उसी तरह आरक्षण और संविधान के मुद्दे पर आप भी कर रहे हैं। और उन्होंने बाबा साहब के अपमान का भी मुद्दा उठाया। मैंने देखा कि आपकी पार्टी उस पर जवाब देने से कतरा रही है, क्यों? नहीं ब्रजेश जी, आज तो बहन जी का जन्मदिन है। माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे पार्टी के नेताओं ने उनको शुभकामना दी है। मैं भी आपके माध्यम से उनको जन्मदिन की शुभकामना देता हूं। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि राजनीतिक दल है, हर राजनीतिक दल अपने विचार और अपने एजेंडे को लेके काम करता है। अभी मैं सुन रहा था रविकांत जी को भी और कालीचरण जी को भी। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि मायावती जी ने जो बातें कही, जो बातें रविकांत जी ने कही, सही समीक्षा इन लोगों ने नहीं किया। देखिए, सही समीक्षा ये है कि गरीब कल्याण की योजनाएं, आप देश के इतिहास को देखिए, देश की राजनीति को देखिए। 1947 के बाद लंबे समय तक देश के अंदर कांग्रेस की सरकार रही, और कांग्रेस ने बाबा साहब के अपमान का क्या क्या तरीका नहीं ढूंढा। आपने देखा कैसे हराने का काम किया कांग्रेस ने बाबा साहब को, संविधान सभा में न जाने पाए इसका प्रयत्न किया। उसके बाद निरंतर उनको अपमानित करने, उनके मेमोरियल नहीं बने, अंबेडकर जी के नामों को भुलाने का काम किया। और वहीं दूसरी तरफ लंबे समय तक सरकार में रह के जो गरीब की बात कर रहे थे अभी कालीचरण जी और हमारे रविकांत जी, गरीब लोगों के कल्याण की बात सिर्फ नारों में थी, कांग्रेस के व्यवहार में नहीं थी। लेकिन उन सब के इतर आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश को भी देखेंगे, देश को भी देखेंगे, तो देश के अंदर 2-3 टर्निंग पॉइंट आई है। एक तो 77 के अंदर गैर कांग्रेसवाद के नारे के साथ एक सरकार बनी। फिर उसके बाद आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर बड़े पैमाने पर राजनीतिक सिनेरियो चेंज हुआ। वो 88, 89 और 90 का दशक था, जिसमें 2 बड़ी शक्तियों का उदय हुआ। काशीराम जी ने बसपा को बनाया और मुलायम सिंह जी ने समाजवादी पार्टी को बना के आगे बढ़े। और उन 2 शक्तियों के उदय के बाद पहली बार ही 91 में हम सरकार में थे, कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे। 92 में सरकार हमारी गई, देश की 3-3 राज्यों की सरकार गई। और 93 में जब चुनाव हुआ तो हम सरकार नहीं बना पाए। सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी बसपा और सपा ने मिलकर सरकार बनाई थी, लेकिन चंद दिनों में वो सरकार टूट गई। मैं इस नाते इन बातों का उल्लेख किया, समय कम है, कि ब्रजेश जी हमारी नियति क्या है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नियति गरीब कल्याण की है। 2014 में माननीय मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि हमारा नारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और गरीब कल्याण का काम है। हमने जरूरत की चीजों, गरीबों को घर देना था, गरीबों को शौचालय देना था,
गरीबों को कार्ड हेल्थ कार्ड देना था, गरीबों को पेंशन देना था, गरीबों की ज़रूरत को पूरा करना था, गरीबों को राशन देना था, गरीबों को सुविधाएं मिल सके, इसके लिए सरकार ने योजनाएं बनाई। बहुत बहुत धन्यवाद। और Thank you, कोई भी योजना हमने, Thank you, sir. अभी कालीचरण जी कह रहे थे, कोई भी मोदी सरकार की योजना, योगी वो सरकार तो कुंभ की भी आलोचना की है, कुंभ पे जो आप कोई खर्च कर भी, रहे हैं। मैं कुंभ की बात अभी मैं करूंगा ब्रजेश जी, कोई भी सरकार की योजना जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर हमने नहीं बनाया, जिसका Thank you, sir. लाभ धन्यवाद, गरीब sir. लोगों को मिला। Next round में रख और लीजिएगा। जहां तक Thank कुंभ you. की बात है हाँ, ब्रजेश thank जी, you, sir. हमें लगता है कालीचरण जी को जानकारी नहीं है। मैं उनसे क्षमा मांगते हुए ये बात कर रहा हूं कि आप कुंभ में जाओ, आप देखोगे आज तक इतिहास रहा स्नान है के कि लिए आमंत्रित कर रहे हैं? नहीं, कर रहा हूं और ये कहूंगा कि एक बार उसका अध्ययन करिए। कालीचरण जी को कोई दिलचस्पी नहीं। नहीं, आप कुंभ में जो व्यक्ति जाएगा वो Thank you, चिंतक sir. है, उनको जाना चाहिए। फराज किदवई, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। धन्यवाद समीर सिंह जी। 10 सेकंड में, 10 सेकंड हो गया, सर। 10 सेकंड। सर्वाधिक गरीब लोग कुंभ के अंदर स्नान सर्वाधिक करने गरीब। जाते हैं, सर्वाधिक गरीब लोग, आपने सही मेंशन किया। बिल्कुल सर्वाधिक गरीब लोग, गांव यही के चीज गांव के लोग कुंभ में स्नान सर्वाधिक करने जाते गरीब। हैं। कम इसलिए तो कुंभ में रखे गए। स्नान करने नहीं, जाते कालीचरण जी हैं। बीच में नहीं सर, कुंभ सर में बीच में नहीं स्नान प्लीज। करने जाते हैं, हम धन्यवाद उनकी सर। व्यवस्था फराज कर रहे किदवई, हैं और उनकी आपने 10 व्यवस्था का, मैंने 20 फालतू सेकंड दे पैसा दिया। नहीं आप है। थैंक यू सर। फराज किदवई समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। क्या समाजवादी पार्टी और बीएसपी फिर कभी एक प्लेटफॉर्म पे हम लोग देख सकते हैं? ब्रिजेश जी, देखिए, सबसे पहले तो बहन जी को बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं और ऊपर वाला उनको साथ सेहत की लंबी जिंदगी दे। बड़ा अफसोस हुआ मुझे अभी माननीय बहन जी का एक स्टेटमेंट सुन करके। कौन सा वाला? बीएसपी का भी समय आएगा। थोड़ी सच में तकलीफ हुई मुझे ये सुन करके, इतनी कद्दावर नेता। और मुझे हैरानी है कि आज मीडिया ने इस लाइन को उठाया ही नहीं। हाँ, मतलब ताज्जुब की बात। लेकिन ब्रजेश जी, आपका धन्यवाद कि आपने इस लाइन बहुत को बड़ी उठाया। बात उन्होंने कही। जी 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 जी। लेकिन एक मैं मायावती जी को, माननीय बहन कुमारी मायावती जी को एक मैं एश्योरेंस देना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी का समय, ब्रेकिंग दे रहा हूं मैं, आज भी है। ब्रजेश जी, समय आएगा नहीं, बहुजन समाज पार्टी का समय है, लेकिन स्वरूप बदला है थोड़ा। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक पार्टी नहीं, एक मिशन थी मान्यवर काशीराम साहब ने जो खड़ा किया था। आपने पार्टी बदल ली क्या? नहीं नहीं नहीं, सुनिए पूरी बात। सपा में ही है। और उस मिशन को, और वो मिशन आज भी जिंदा है आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में। ओके, उधर खेल रहे हैं। जो मान्यवर काशीराम साहब ने दलितों का, शोषितों की और पिछड़ों की जो लड़ाई, और जो सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई मान्यवर काशीराम साहब ने शुरू की थी, वो आदरणीय अखिलेश यादव जी। आपकी पार्टी की नौटंकी से दलित समाज अब रीझने वाला नहीं है, बहन जी ने आज कह दिया है। नहीं, देखिए क्या है। एक तो माननीय बहन जी के लिए एक शेर मैं सुना दूं आपको, एकदम से दिमाग में आ गया। एक शेर है। अच्छा। देखिए, माननीय बहन जी की मैं बेतहाशा ये सब भी इज्जत करने करता हूं। लगे आप लोग? नहीं, मैं बेतहाशा उनकी इज्जत करता हूं और हमारी पार्टी भी उनकी इज्जत करती है कि जिल्लत से तो बेहतर है कि एक जंग लड़ो तुम, जिल्लत से तो बेहतर है कि एक जंग लड़ो तुम, यूं हार भी जाओगे तो बुज़दिल न कहलाओगे। जंग लड़नी पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी से। जंग इसलिए लड़नी पड़ेगी, आपके साथ कि अकेले? हमारे साथ लड़ना चाहें हमारे साथ लड़ें, अकेले लड़ना चाहें अकेले लड़ें, लेकिन जंग क्यों लड़नी आपके पड़ेगी? दोस्ती के पहल बरकरार है? ब्रिजेश जी, आप सुनिए, थोड़ा सा बहुत आपने अच्छा मुद्दा उठाया है, तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। मैं क्यों बोल रहा हूं ब्रिजेश जी, ये सरकारी रिपोर्ट है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की, सरकारी रिपोर्ट। क्या कहती है, आप बोल दो। इसके हिसाब से दलितों के ऊपर सबसे ज्यादा कहीं अगर अत्याचार हो रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। माननीय मायावती जी, बहन जी, अगर आप ये सुन रही हो तो आप देखिए कि जिस पार्टी के आज वो देख रही है डिबेट में, आपको बता दे रहा हूं। हाँ, कि जिस पार्टी इसलिए आप जो बोले जिम्मेदारी से बोले, माननीय बहन जी, जिस पार्टी के खिलाफ आप नहीं बोल रही हैं, आपको उस पार्टी के खिलाफ बोलना चाहिए, क्योंकि दलित समाज उत्तर प्रदेश में आज सबसे ज्यादा आहत है। ये मोदी जी के सरकारी डिपार्टमेंट की वो है। नेक्स्ट आइए। दूसरा ये है माननीय बहन जी, आपको ये मैं दिखाना चाहता हूं कि मैं एंकर हूं कि बहन जी एंकर? आज की तारीख में मुझे एड्रेस करेंगे ना आप भी और भाई। सदन में आप किस स्पीकर को बोलते हैं, या आप मेरे से बात करेंगे सीधे मीटर जोड़ दिया? ब्रिजेश जी, आप मतलब मैंने बता क्या दिया है कि आप लग गए काम पे? ब्रिजेश जी, आपके लिए भी और माननीय बहन जी के लिए भी कि आज देश में जो गटर साफ कर रहे हैं, जो लैट्रीन साफ कर रहे हैं, आज तो है नहीं, पहले से कर रहे हैं। और नहीं, इधर हुआ ये अभी क्यों? आपकी सरकार थी तो नहीं कर रहे थे? अभी की रिपोर्ट है। हालत बुरी हुई है। आपके टाइम में से 92% लोग दलित समाज से आते हैं। ओके, अब मैं कंक्लूड कर रहा हूं। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। सवाल का तो जवाब दिया मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं ब्रिजेश जी, प्लीज सुनिए
कि मान्यवर काशीराम साहब ने जो मिशन शुरू किया था 1993 में, धार किसने दी थी? बीएसपी की 13 सीट से 67 सीटें तब हुई जब नेताजी ने बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया। आपका एहसान है मतलब बीएसपी नहीं, हमारा साथ है दलितों के लिए। तो नेक्स्ट कभी कोई रिलेशनशिप पॉलिटिकली हो सकती है? देखिए, दलित पीडीए के लिए हम भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके किसी से भी रिलेशनशिप करने को तैयार है। पीडीए के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए संभावनाएं खुली हैं, इस बात को नोट किया जाए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। थैंक यू सर। मैं राजेंद्र गौतम जी को इनवाइट करता हूं, बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं और दलित समाज के भीतर बहुत लंबे समय से एक्टिव हैं। गौतम जी, बहुत शुक्रिया आपका। आज मायावती जी की स्पीच या प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं उम्मीद करता हूं कि आप खुद भी गए रहे होंगे। इस तरह की स्पीच जब वो देती हैं, ऐसी अपील करती हैं, तो अब समाज पर कोई फर्क पड़ता है या फर्क नहीं पड़ता? सबसे पहले मैं आप देश के सबसे लोकप्रिय चैनल के माध्यम से बहन जी को जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। अब बात करते हैं, बहन जी अगर अपनी रीत और नीत बदलाव करेंगी तभी वो बसपा के अच्छे दिन आ सकते हैं। अगर उन्होंने अपना रीत और नीत में बदलाव नहीं किया तो कतई नहीं आएंगे। वो लगभग लंबे समय से जमीन से बाहर हैं, ना उनका कार्यकर्ताओं से सीधे इंटरेक्शन है, और यही सबसे बड़ी कारण है। आज भी अगर बहुजन समाज के लोगों ने अपना मुस्तकबिल जी बीजेपी, सपा, कांग्रेस में देख लिया है जी, क्या बुराई है इसमें? नहीं, देखिए एक्चुअली भाई साहब अब वो जागरूक हो गया है दलित समाज। पहले तो आप समझिए इस चीज को जी, दलित समाज हो गया बहुत जागरूक। अब वो अपने अच्छे बुरे को समझता है। बसपा के प्रति उसकी बहुत बड़ी सहानुभूति है, लेकिन बसपा उस तरीके की तैयार नहीं है। वो उसके ऊपर कभी भी जमीन स्तर पर संघर्ष नहीं कर रही आप है। कैमरे पे देखें जी। जी जी, जमीन पे संघर्ष नहीं कर रही है। तो यही वजह है कि सबसे ज्यादा दिक्कत है। और हमारे ख्याल से जब तक बहन जी जमीन पर नहीं उतरेंगी तब तक बसपा के अच्छे दिन नहीं आ सकते। क्या अपेक्षा रखते हैं? बहन जी को क्या करना चाहिए? नहीं, बहन जी को तो संघर्ष करना चाहिए। अब शरद अगर दलितों के हित की लड़ाई आज की डेट में कौन सत्ता में? बीजेपी है। दलितों का एक बड़ा वोट बैंक मिल रहा है, दलित बीजेपी से प्रेम कर रहा है, प्रेम करता दिख रहा है। नहीं, 2014 से देखिए एक्चुअली में 2000 जब से दलितों का प्रेम मिल रहा है, नहीं होता तो इनको इतनी सीटें कहां से आती? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, उन्होंने दलितों पर काफ़ी काम किया है और उन्होंने वोट लेने के लिए काफ़ी योजनाएं ऐसी बनाई जिससे दलित डाइवर्ट हुआ। तो वही बात तो हुई ना कि सोशल अपलिफ्टमेंट तो हो रहा है सोसाइटी का। वोट कोई ऐसे नहीं देता गौतम जी, कोई नहीं जब देता तक कि मन से कन्विंस नहीं होता। और बहुत आपको अपना प्लाट, मकान, दुकान तो दे देगा, लेकिन वोट नहीं देगा जब तक कन्विंस नहीं होगा। लेकिन आज बहन जी ने जो इमोशनल कार्ड खेला है, दलित समाज वो थोड़ा बहुत तो प्रभाव पड़ेगा, लेकिन जब तक जमीन पर जाकर बहन जी काम नहीं करेंगे तब तक। आकाश आनंद करें तो चलेगा जी? आकाश अगर लड़ते दिखे जमीन पे तो चलेगा? आकाश जी अभी उनको रोक दिया गया दिल्ली में। नहीं, एक उनके छोटे वाले भी आज, समीर सिंह हमें बता रहे थे जी कि उनके छोटे वाले भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे। क्या नाम बताए थे? ईशान, क्या नाम बताए थे आप? ईशान, ईशान है। अच्छा, आपको ज्यादा पता है। अच्छा, यही बताए होंगे फिर। नहीं, हमने उसको गौर नहीं किया उतना, लेकिन आकाश जी अगर करेंगे तो अच्छा रहेगा। ओके, ऑल राइट। मैं विनय राय जी को आमंत्रित करता हूं, बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं, हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। और मायावती जब उनका समय था जिसका जिक्र वो कर रही थी, तब विनय जी लखनऊ की पत्रकारिता में बहुत एक्टिव रहा करते थे। विनय जी, तब की मायावती और आज की मायावती, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली मायावती में आपने क्या अंतर देखा? देखिए ब्रजेश जी, मुझे जो लगता है, जितना हमने देखा है कि बार बार इस बात का जिक्र आ रहा है कि उनको सड़क पर उतरना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा, तो मायावती जी प्रेस कॉन्फ्रेंस और रैलियों को छोड़कर 93 के बाद हमने कोई सड़क पर उनको धरना प्रदर्शन करते हुए नहीं देखा। लेकिन उनकी जो सबसे कोर कॉम्पिटेंसी थी वो थी अपने कोऑर्डिनेटर के थ्रू अपने वर्ग को एकजुट करना। और खास तौर से अगर आपको याद होगा तो ऐसे ऐसे कैंडिडेटों को उन्होंने निकाला जो कि एकदम कहते थे लोग कि कैसे विधायक तो सभासद नहीं जीत सकता है, तो प्रधान नहीं जीत सकता, उसको उन्होंने विधायक बनाने का काम किया जब काशीराम जी का मुख्य एरा था। लेकिन धीरे धीरे जो उनके छत्रप थे, राजा कितना भी बड़ा महान क्यों ना हो, उनकी सेनापतियों की भी जरूरत होती है, चाहे वो रामाचल राजभर रहे हों, चाहे लालजी वर्मा रहे हों, चाहे बाबू सिंह कुशवाहा रहे हों। ये धीरे धीरे करके सब लोग इनका साथ छोड़ते गए और उसके विकल्प के तौर पर बसपा ने या मायावती जी ने कोई अपना एक नया नेतृत्व तैयार नहीं किया कास्ट इक्वेशन को सेट करने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आज भी मायावती जी के पास दमखम नहीं है। अभी मजबा का चुनाव आपने देखा, अगर सिर्फ हमको जो मेरा अपना परसेप्शन है कि मायावती जी के बारे में या बसपा के बारे में जो कहा जाता है प्रीपेड पार्टी है। अगर आप बसपा में चले गए
तो हर जन्मदिन महापुरुषों के जो होते हैं उसमें कुछ वसूलियां होती हैं, टिकट के समय होती है, तो टिकट हर आदमी के ऊपर आरोप लग रहा है, हर दल पे आरोप लग रहा है। लेकिन अगर आज की तारीख में बहन जी अगर एक कमिटमेंट कर लें कि हम जिस कैंडिडेट को अभी घोषित कर देंगे उसका टिकट नहीं काटेंगे, और थोड़ा सा अगर वो क्षेत्र में मजबूत है और पैसे से कमजोर है उस पर भी थोड़ा नजर डाले, तो काशीराम जी किया करते थे। तो हमें लगता है कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अपने वोटर को एड्रेस करने के लिए इमोशनल कार्ड भी खेला जाता है। खुद अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था मुंबई के अधिवेशन में कि अंधियारा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। तो अगर उन्होंने इस बात को कहा है तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने वोटर्स को बताने की कोशिश की है कि आज हम मजबूती के साथ आपके सामने आने के लिए तैयार हैं। बस इतना ध्यान उन्होंने दलितों से ये भी कहा कि ये जो लोभ लालच और स्कीम्स में फंस रहे हो, इससे अगर नहीं चेते तो जिंदगी भर गुलाम बनकर रहना पड़ेगा। ये एक तरीके से स्ट्रिक्ट ये वार्निंग भी है। क्या बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश है या फिर सबके खिलाफ? देखिए, बसपा का जब उदय हुआ था उस समय याद करिए, गरीबों कोई साड़ी के नाम पे खरीदता था, कोई किसी के नाम पे खरीदता था। आज की तारीख में बहन जी को ऐसा लगता है जो राशन फ्री दिया जा रहा है उसमें ज्यादातर लाभार्थी जो है वो छोटी और कम्युनिटी से आते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर इस लाभ और लालच में वो फंस गए और उनका साथ छोड़ दिया तो हमेशा के लिए एक लालच के बंधन में बढ़ जाएंगे, फिर एक नया नेतृत्व खड़ा करने में एक संकट खड़ा होगा। तो ये काम उनका चेताना, समझाना, बताना। लेकिन मेरा सिर्फ इतना कहना है कि बसपा के पास अभी भी वो सामर्थ्य है, लेकिन उनको सिर्फ जाटो या हरिजन मतदाता पे ही फोकस नहीं करना होगा कि उनके साथ पहले राजभर थे, बर्मा थे, कोई कुशवाहा, सबको एकजुट करना पड़ेगा, वरना आप ये उस दिन भी नेक्स्ट इलेक्शन में मायावती को और रिलीवेंट माने या फिर ये महसूस किया जाए कि उनका वोट प्रतिशत और कम होगा और उसका लायन शेयर ये एनडीए और इंडिया वालों को जाएगा, या वोट बचा पाएंगी या नहीं? केवल बहन जी या जो बसपा पार्टी है अगर एक चीज कमिटमेंट कर ले कि वो किसी भी तरह से पब्लिक डोमेन में वो किसी पार्टी की पिछलग्गू नहीं दिखेगी, अपने सामर्थ्य से लड़ेगी। वरना अगर आप समय समय पर ऐसे कैंडिडेट बदलेंगे और मैसेज ये जाएगा आप किसी पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए टिकट बदल रहे हैं, तो उसका नुकसान होगा। आप कमिटमेंट के साथ अपने कैंडिडेट को घोषित करिए, एग्रेसिव होकर के आप सरकार या जो भी गलत चीजें हो रही है उसकी आलोचना करिए। तो मुझे लगता है कि उनको किसी से साठगांठ करने की आज भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको याद होगा मित्रसेन यादव, भालचंद यादव, उमाकांत यादव, ये लोग बसपा से एक टाइम जैसे इस समय बीजेपी में लोग हैं, किसी से पूछो सब बीएसपी में हुआ करते थे। वही अधिकारियों की बात याद है 2009 में रैली की थी उन्होंने रमाबाई अंबेडकर पे, आपको भी याद होगा। विनय जी आप भी मेरे साथ कवरेज में थे तब, आप शायद जी न्यूज में थे। अब हम आप कवरेज पे भी गए थे, तब मैं दूसरे चैनल में था, आप वहाँ थे क्या? तो मतलब एक अखबार ने तो लिखा था कि नीली हो गई पूरी धरती। सच है, कितना बिग क्राउड लखनऊ ने पहली बारी पोलिट के लिए देखा था। और आज मायावती करती हैं कार्यक्रम, लोग आते नहीं। आप ये भी देखिए जो उनके अधिकारी थे उनके समय मुख्यमंत्री काल में, वो अधिकारी कितने परफॉर्मर थे। उनके सत्ता का जो खौफ था, भले कोई कुछ भी कह ले, लेकिन जिस तरह का डर कहें जो उनके समय में काशीराम आवास बात बने, तो सही है, राम बने, उसका उतना इकबाल तो कोई नहीं पैदा कर पाया आज तक। ये बात मैं मानता हूं आपकी। वीरेन जी भी हमारे साथ आ गए डिबेट में। वीरेन जी स्वागत आपका। आज मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आपका क्या एनालिसिस है वीरेन जी? देखिए ब्रजेश जी, मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज जो बात स्वीकार की है वो अगर वो काफी पहले इस बात पर अमल कर लेती तो शायद दलित उनसे ना छिटकता। उनको आज ऐसे वक्त में दलित वोटों के नुकसान की चिंता हो रही है जब उनकी जमीन खिसक चुकी है। उनके पास लोकसभा में एक भी सांसद नहीं बचा, उनके पास विधानसभा में सिर्फ एक विधायक है, विधान परिषद में भी कोई नहीं बचा है। तो ये आज बसपा जहां पहुंची है वो मायावती के फैसलों की वजह से ही पहुंची है, उसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग सार्वजनिक जीवन में हैं, नेता हैं, ऐसा काम कर रहे हैं, उनके बारे में अगर जनता एक बार ये राय बना ले कि ये लोगों से मिलते नहीं हैं, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग जाएं, दाग लग जाए, तो फिर वो लाख कोशिश करें अपनी खोई हुई पुरानी प्रतिष्ठा और साख प्राप्त नहीं कर पाते। और बसपा के मामले में भी ऐसी ही स्थिति उत्तर प्रदेश में बनी है जिसकी भरपाई नहीं हो पा रही है। और इस बात को मायावती महसूस करती होंगी क्योंकि पार्टी का कैरियर लगातार डूबता गया है। ब्रजेश जी,
लोग पहले बहुत मजाक करते थे कि दौलत की बेटी है, टिकट बिकता है, फिर बाद में लोग धीरे धीरे उस बात को मानने लगे। दूसरा ये रहा कि जो हमारी पूंजी थी, पुराने नेता थे, वो छोड़ छोड़ कर जाने लगे, उनको रोकने के लिए कोई कोशिश नहीं हुई। जो अपना एसेट होता है आदमी उसको बचाता है, उसके लिए चाहे जो कीमत खर्च करनी पड़े। लेकिन मायावती इस मामले में फेल कर गई, उनके सारे नेता, बड़े नेता छोड़ छोड़ कर उनको चले गए। आज आकाश और ईशान आनंद, दो भाई दिखे उनके कार्यक्रम में। चूंकि वो आनंद जी की बहन है और काफ़ी उम्र दराज अब वो हो गई हैं, 69 साल के लगभग हैं, तो स्वाभाविक है कि परिवार के लोग ऐसे मौके पे जन्मदिन पर आते हैं और वो मीडिया में सुर्खियां बनते हैं। जिसकी भूमिका पहले से निर्धारित है वो अभी तक बसपा में कोई चमत्कार नहीं कर पाया है। ईशान के टेलीविजन पर आने से आगे कितना बड़ा चमत्कार होगा, अभी इसमें वक्त लगेगा इसका मूल्यांकन करने में जी। लेकिन ब्रजेश जी, आपको मानना पड़ेगा कि मायावती का करिश्मा जा चुका है। अब वो चीज बची नहीं है जिसके लिए दलित समाज लाखों लाख संख्या में सड़क पर उतरता था। हर समाज को एक जननायक की जरूरत होती है जो उनके लिए संघर्ष करे, उनके लिए लड़े। मायावती और कांसीराम भी उस दौर से निकल कर आए थे जब घर घर जाकर संपर्क करते थे, तमाम परेशानियां झेलते थे। तब उन्होंने एक मिशन खड़ा किया था। उस मिशन को कालांतर में आगे चलकर मायावती ने सत्ता के साथ वो तालमेल नहीं बैठा पाई और वो मिशन छीड़ हो गया और वो मिशन खत्म हो गया, क्योंकि वो एक किले में बंद हो गई। जनता से वो मिलने नहीं पाती थी। उनको जिले में जाने पर सड़क पर पानी पहले डाला जाता था। उन्होंने बाबा साहब और कांसीराम और बसपा के महापुरुषों के स्मारक तो बनवाए, लेकिन दलित समाज से उनकी जो निकटता थी वो समाप्त हो गई और इसी का फायदा भाजपा ने उठाया। आज दलितों के घर पर भाजपा के नेता भोजन करने जाते हैं ना, फिर उनको फ्री राशन दिया, फिर उनको गैस सिलेंडर दिया फ्री में, स्कीम्स का लाभ भी दिया, स्कीम्स का लाभ भी दिया, वही घर दिए, शौचालय दिए, कैश स्कीम्स दी। तो ये मोदी ने दलित समाज में एक मैसेज दिया उत्तर प्रदेश में जी कि हम आपके असली शुभचिंतक हैं, तैसी हैं। और दूसरा ये देखिए, जो ये लोकसभा का चुनाव गया 2024 का, इसने मायावती को बहुत ज्यादा डैमेज किया। ये संदेश गया कि वो भाजपा से डरी है, वो किसी से गठबंधन नहीं करना चाहती, वो ऐसे प्रत्याशी खड़ा कर रही है जो समाजवादी को हरावे। ये बात बहुत साफ हर आदमी जान गया और इसका नतीजा ये हुआ कि जो 10 लोकसभा सीटों पर जीती थी पार्टी, वो 0 पर आ गई जी। तो वो खुद देखे इसको कि चंद्रशेखर एक आदमी जेल जाकर संघर्ष करके अकेले दम पर सांसद बन जा रहा है। दलित मुसलमान उनको उसको प्रेम करते हैं, उनको आगे बढ़ा रहे हैं, और एक मायावती का लगातार उनकी पार्टी डाउनफॉल पर है, 0 पर जा रही है। तो बात एक लड़ने वाले लीडर की है और एक ऐसे लीडर की है जो लड़ने के बजाय घर में बैठ के काम कर रहा है। तो दोनों में अंतर आ जाता है। जी वीरेंद्र जी, कंक्लूड करें। ब्रजेश जी, दलित आज भी मायावती को, अंबेडकर को अपना आदर्श मानता है, कांसीराम को, लेकिन उसके पास विकल्प नहीं है। उसके पास मोदी ने इतनी स्कीमें डाल दी हैं कि वो अक्सर उधर भाग जाता है। फिर इधर अखिलेश यादव ने ओबीसी और दलित समाज के कई नेताओं को बसपा से लाकर काफी बड़ी संख्या में उनका वोट अपनी ओर खींचा। कांग्रेस भी उसमें एक सहारा बनी, क्योंकि संविधान पे खतरे की बात आ गई। तो जब चौतरफा आप घिर गए हैं और आप अकेले लड़ने के लिए कहते हैं हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे, तो अकेले का नतीजा क्या है इसका भी मूल्यांकन आपको ही करना पड़ेगा। और वक्त जब मूल्यांकन करता है तो वो बहुत कठोरता से करता है, उसमें आपको कोई गुंजाइश नहीं देगा। आज मायावती के जन्मदिन पर तमाम कड़वी बातें बोली जा रही हैं, लेकिन ये वक्त का मूल्यांकन है, इसको आपको सुनना पड़ेगा। ब्रजेश जी, झूम के वोट अगर लेना है
तो दिल्ली का चुनाव आ गया है, मायावती निकल जाए और करें प्रचार नुक्कड़ नुक्कड़, देखिए क्या झूम के वोट आएगा कि नहीं आएगा। फिलहाल अब बसपा को एक नया पेड़ लगाना होगा अगर फल खाना है तो, ऐसे अब काम बनेगा नहीं। अब जमाना लौट के आने वाला नहीं है। और सुनिएगा कि मुश्किल से हाथों में खजाना पड़ता है और पहले कुछ दिन आना जाना पड़ता है, और खुश रहना आसान नहीं है दुनिया में, दुश्मन से भी हाथ मिलाना पड़ता है। और यूं ही नहीं रहता उजाला बस्ती में, पहले अपना घर भी जलाना पड़ता है। और तुम क्या जानो तन्हा कैसे जीते हैं, दीवारों से सर टकराना पड़ता है। और तू भी बेटा फलों का दावेदार निकल आया, पहले पेड़ लगाना पड़ता है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बड़ी ऊंची बात आपने कह दी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना फीडबैक और ऑब्जर्वेशन हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, इस पर चर्चा का दूसरा चरण प्रारंभ करेंगे। प्रोफेसर रविकांत मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि दो जोड़ियां इस वक्त दलित समाज के काफ़ी करीब हैं और ये समाज को प्रिय भी हैं। एक मोदी और योगी की जोड़ी, दूसरी अखिलेश यादव और राहुल की जोड़ी। क्या मायावती इस जोड़ी के मुकाबले दलितों के बीच एक बड़ा विकल्प, या फिर जैसे वापसी की डिमांड कर रही हैं वो वापसी की अपील कर रही हैं, क्या उनको विकल्प के तौर पर ये समाज इस वक्त देखने को तैयार है जैसा वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य है? देखिए, पहली बात तो ये है कि बहन जी को जिन लोगों ने घेर रखा है, मैं सीधा नाम ही लेता हूँ, सतीश मिश्रा एंड कंपनी, जब तक सतीश मिश्रा वहाँ रहेंगे बीएसपी कभी राइज नहीं कर सकते। और सतीश मिश्रा ने जिस तरीके से क्या भूमिका है, वो तो सिर्फ एक सालों महासचिव हैं, पार्टी में उनकी कोई खास भूमिका नहीं है, बहन जी खुद अपने निर्णय करती हैं, कैसे वो रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं? सारे लोगों को निकाल करके बाहर करवाने में उनकी सबसे बड़ी भूमिका है। नंबर 2, इस समय जो सबसे बड़ी चुनौती है देश के सामने, और मैं समझता हूं कि दलित समाज के लिए सबसे ज़्यादा प्रेरणास्पद बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हैं। बाबा साहब ने 1940 में और उसके बाद अपनी किताब पाकिस्तान पार्टीशन ऑफ इंडिया में स्पष्ट रूप से लिखा था कि हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र का विचार दलितों के लिए सबसे बड़ी आपदा साबित होगी, इसलिए किसी भी कीमत पर इसको रोका जाना चाहिए। आज हिंदुत्व का सीधा अटैक हो रहा। अभी कुछ दिनों पहले ही मध्य प्रदेश में एक दलित के मुंह पर मैं टोकना नहीं चाहता, लेकिन ये जानना चाहता हूं कि आप साल आपने देखा होगा बीजेपी के विरोध में हैं या फिर हिंदुत्व की विचारधारा के? अब हिंदुत्व की विचारधारा और बीजेपी में कोई खास अंतर तो है नहीं, हम कैसे अलग करेंगे। मोहन भागवत जब ये बोलते हैं कि आज़ादी तो राम मंदिर के निर्माण के बाद मिली थी, इससे बड़ा देशद्रोही का क्या कमिटमेंट हो? सर, आप हिंदुत्व का विरोध जरूर कर रहे हैं, भयानक ये बाबा साहब का अपमान है। नहीं तो हिंदू होने का क्या मतलब? हिंदू होने का मतलब ये थोड़ी ना है कि वो वहाँ जा करके ये कहना कि साहब नहीं हमें तो आज़ादी तब मिली जब राम मंदिर का निर्माण हो गया। हिंदू धर्म की यही खासियत है कि वो चाहे पूजा करे ना करे, वो प्रैक्टिस करे या ना करे, तब भी वो हिंदू है। तो हम धार्मिक रूप से हिंदू हो सकते हैं, लेकिन हिंदू राष्ट्र और हिंदूवादी होना ये दो अलग चीजें। क्या मोदी, योगी और अखिलेश राहुल के मुकाबले मायावती दलितों को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट कर पाएंगी या नहीं? देखिए, जब तक मायावती जी बाहर नहीं निकलती हैं, बाहर निकलने का मतलब ये नहीं है कि वो डंडा लेकर के निकलें, माने जब तक वो जनसंपर्क नहीं करती हैं और दलित एट्रोसिटीज़ की घटनाओं पर मुखर होकर के नहीं खड़ी होती हैं। अब उनकी लाइन क्या रहती है कि वो सपा पर अटैक करती हैं, कांग्रेस पर अटैक करती हैं, जबकि इस समय सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी है, आरएसएस है। आरएसएस और बीजेपी पर उन्होंने कभी एक स्टेटमेंट दिया हो? आरएसएस मोहन भागवत के इस बयान पर उन्होंने दिया? नहीं दिया। तो दलित समाज जो आज जागरूक हो गया है, पढ़ लिख गया, और जो लोग ये कहते हैं कि साहब 5 किलो राशन पर, मैं कभी नहीं मानता हूं कि दलित समाज बिकने वाला कतई नहीं है। और ये कांशीराम जी की वो ट्रेनिंग है जब उन्होंने कहा था अब अपने दलित समाज को
कि अपना वोट बेचने का मतलब है अपनी बहू बेटी की इज्जत बेचना। ये दलित समाज इस बात को Thank you, जानता sir. है, बहुत शुक्रिया, लेकिन sir. वो मजबूर है, क्योंकि जिस तरीके Thank से you, sir. बीजेपी ने, कांग्रेस ने, इन सब ने किया है, और बहन जी बाहर गई है, तो क्या करता वो। ओके, मैं कालीचरण जी को आमंत्रित करता हूं। कालीचरण जी, वही प्रश्न मेरा आपसे है जो मैंने भी प्रोफेसर साहब के समक्ष रखा कि जो मोदी योगी की जोड़ी है दलितों के लिए एक आकर्षक विकल्प है। दूसरा, अगर किसी को मोदी योगी नहीं पसंद है तो उनके लिए एक दूसरी जोड़ी है अखिलेश यादव और राहुल की। मायावती उस प्रायोरिटी से काफ़ी नीचे हैं। तो क्या आपको लगता है कि दलित समाज के लिए ये जो ऊपर की दो जोड़ियां हैं ये ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं पॉलिटिकली? देखिए, आपने जो प्रश्न किया है उसका सीधा जवाब यही है कि दलित वर्ग के लिए मोदी और योगी और अखिलेश जी कभी अट्रैक्टिव नहीं रहे, ना अभी भी नहीं है। ये मजबूरी है, लगता है कि ऐसा है अभी भी, मतलब जो है ये, क्योंकि दलितों को जो जैसा कि आपने कहा है कि आपने राहुल का नाम नहीं लिया, सिर्फ 3 नाम लेके छोड़ दिया। नहीं नहीं नहीं, राहुल जी को तो वो पहले ही कहती हैं कि कांग्रेस बी टीम है, समझ रहे हैं। तो वो तो एक ही है मामला, उसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, असल में ये है कि योगी जी और मोदी जी और अखिलेश जी, ये लोग यदि दलितों को वास्तव में करते तो अब एक देखिए, उत्तर प्रदेश में उर्दू फारसी विश्वविद्यालय मान्यवर कांसीराम के नाम पर था, सपा ने, भाजपा ने आकर के तुरंत बदल दिया। आप देखिए, यदि बीएसपी माने भाजपा सचमुच में सपा की विरोधी है तो जैसे ही सपा ने बीएसपी के बनाए गए महापुरुषों के नाम पे जिले थे उनको तुरंत बहाल कर देना चाहिए था, बिल्कुल नहीं हुआ। सारा का सारा मामला दोनों का एक ही है। अब देखिए, आज जो है इसको क्या माने, आज डिम्पल जी का भी जन्मदिन है, उनको भी मैं बधाई देता हूं। देखिए, आज वो लहरा रही हैं बाबा साहब का चित्र, लेकिन लोहिया कहां गए? जिन लोहिया पर पार्टी का आधार था, अरे भाई ठीक है वोट हमसे ले लीजिए, लेकिन आपका भाई अब ऐसे बीएसपी जो है बाबा साहब को छोड़ करके और किसी और का चित्र लहराए, कांसीराम का चित्र लहराए। सर साहब, पॉलिटिक्स है सर पॉलिटिक्स है। नहीं पॉलिटिक्स है तो इस समय। धन्यवाद सर। मैं डॉक्टर समीर सिंह जी को आमंत्रित करता हूँ। भाई, दलित समाज आपको जो अभी वोट दे रहा है उससे ज्यादा आपको क्यों दे? आपके पास क्या ऐसा खास है जिसको आपको लगता है कि अखिलेश राहुल की जोड़ी और मायावती के मुकाबले आपकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करें, जबकि हमारे 2 चिंतकों ने आपकी नीयत पर बड़े गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं? हमें लगता है कि हमारे जो दोनों चिंतक हैं कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित हैं। और रविकांत जी अभी मायावती जी को कह रहे थे घर से बाहर नहीं निकल रही थी। रविकांत जी, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि आदमी जब पक्षपात करता है तो किसी भी सीमा तक जाता है। रविकांत जी को आपने शुरुआत में कहा हमारे मित्र हैं, सच में हमारे मित्र हैं। बहुत डिबेट हमने देखा है, रविकांत जी मोटरसाइकिल से दौड़ दौड़ के करते थे। हमें लगता है अब रविकांत जी भी किसी मीडिया के दफ्तर नहीं जाते हैं, अपने घर से ही डिबेट करते हैं। तो यह सबका स्वभाव हो सकता है, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं रहती। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा जैसे कि जो हमारे कालीचरण जी ने कहा, कुंभ पर सवाल किया, यह सनातन पर सवाल कर रहे हैं। गांव का प्रत्येक आदमी, आप गांव में जाइए, ये देखिए आप दलितों से दूर हैं। आप उसी प्रकार के दलित हैं जो मायावती जी ने कहा राहुल गांधी को नीली शर्ट पहन के और 3 लाख का पैर में जूता पहन के वो दलितों की लड़ाई लड़ रहे थे। उसी प्रकार की दलित चिंता की बात आप कर रहे हैं। आप गांव में जाइए, क्या होगा उन्हें? मेरी बात पूरी हो जाए। मैं तो गांव में रहने वाला हूं ब्रजेश जी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज भी गांव में कोई भी महिला और पुरुष जो उम्र दराज है वो बिना नहाए, बिना एक लोटा सूर्य भगवान को जल दिए वो भोजन नहीं ग्रहण करता। दलित समाज भी, सारे समाज की बात मैं कर रहा हूँ। दलित समाज उनका कंसर्न दलित समाज नहीं, दलित समाज तो 200% इस काम का पालन करता है। बाकी लोग तो जो सुविधा पा गए हैं वो थोड़ी देर से उठे। दलित समाज तो पहले उठ जाता है और पहले उठ के वो पहले सूर्य भगवान को जल देता है। हमें लगता है कालीचरण जी आप थोड़ा स्टडी और बढ़ाइए। जो करोड़ों करोड़ लोग कुंभ में नहाने जा रहे हैं, अगर 40 करोड़ लोग जाने वाले हैं देश भर में, तो वो कौन लोग हैं? आप इस तरह से अपमान कुंभ का मत करिए, इससे किसी का भला नहीं। यही अपमान समाज का सर प्लीज नेताओं ने किया था। सर धन्यवाद। यही अपमान नेताओं ने किया था। बिल्कुल खत्म है सर, धन्यवाद सर। कि मोदी जी का जो विकास का एजेंडा है, जो दलित कल्याण का एजेंडा है, जो सर्वजन समाज का एजेंडा है, अखिलेश और राहुल की जोड़ी ये दलित समाज को अपनी तरफ आकर्षित कर पाए। वैसे अभी तो लाइन शेयर मोदी और योगी के पास है, आपके पास उतना बड़ा शेयर नहीं है। देखिए ब्रिजेश जी, जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात है
तो कोई जोड़ी वोड़ी नहीं। यहाँ पर अगर दलित समाज की कोई लड़ाई लड़ रहा है, 69,000 शिक्षक भर्ती में जो घोटाला हुआ आरक्षण का, उसकी कोई लड़ाई लड़ी तो वो अखिलेश यादव जी ने लड़ी। अभी वीरेंद्र जी ने बहुत अच्छी बात कही कि एक जननायक हर पार्टी से, हर समाज से होना चाहिए और निकलना चाहिए। वो जननायक उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव जी पीडीए के आज की तारीख में हैं। पर दलितों का विश्वास अभी तक आप पूरी तरह हासिल नहीं कर पाए। पूरा जीता हमने तो, वो बटा हुआ हमने तो फैजाबाद हराया, कई सेक्शन में बटा हमने फैजाबाद हराया। और आप देखिए कि आप क्लेम भले करो, लोकनीति सीएसडीएस की रिपोर्ट है जिसके हिसाब से उत्तर प्रदेश में दलितों ने सबसे ज्यादा वोट हम समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन को दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप वोट नहीं मिले, मैं तो स्वयं बोला एक इंपॉर्टेंट चीज बस कह के मैं कंक्लूड कर दूंगा कि अभी बी टीम की बात हुई। देखिए क्या है कि मैं फिर बोल रहा हूं विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑनरेबल मायावती जी, जो बी टीम आज की तारीख में है, हर इंसान जो पॉलिटिकल आदमी है वो कहता है कि बहुजन समाज पार्टी इस टाइम बी टीम बनकर के काम अभी कर तो रही है। झुक के सलाम कर रहे थे, अभी भी सलाम है। आप बी टीम नहीं, देखिए अभी भी सलाम है, पूरी रिस्पेक्ट हो गया सर, आज सहयोग करने धन्यवाद सर। ओके राजेंद्र जी, आप मुझे बताएं, क्या बीएसपी जमीन पर उतरकर संगठित होकर इन दो जोड़ियों का मुकाबला कर पाएगी, मोदी योगी एंड अखिलेश एंड राहुल? नहीं, अब आप समझिए लॉयन शेयर इन दोनों के पास है। नहीं ब्रिजेश जी, मायावती इसमें माइनॉरिटी में है। ब्रिजेश जी देखिए, जब तक बहन जी अपनी समीक्षा 2007 से लेकर 2024 तक का उन्होंने समीक्षा नहीं की अपनी, और वो समीक्षा के कारण संगठन तहस नहस हो गया। अरे रोज समीक्षा करती है। अरे समीक्षा कल नहीं, भी जमीनी दिल्ली कोई प्रांत नहीं। की बैठक। उसकी समीक्षा के बाद रिजल्ट क्या होता है? किसी कोऑर्डिनेटर को उठा के इधर कर दिया, उधर कर दिया, कुछ नहीं। और जमीन पर, अरे आप भी तो इतने बड़े संपादक हैं अपने अखबार में, आप भी तो बीट बदल देते हैं। नहीं, बीट तो बदलते हैं लेकिन रिजल्ट लेने के लिए रिजल्ट नहीं मिल रहा, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, रिजल्ट तो मिले। अच्छा, दूसरा सबसे बड़ी बात यह है, देखिए इस समय दलितों का वोट लेने के लिए सारी पार्टियां लगी हैं, चाहे भाजपा हो चाहे सपा हो। सपा को कभी दलित माफ नहीं करेगा, क्योंकि उन्होंने प्रमोशन में आरक्षण का बिल फाड़ा। 78 समीक्षा अधिकारी चयनित हुए थे लोकसेवा आयोग से, उनको इन्होंने ज्वाइन नहीं कराने दिया था। तो ये लोग अच्छा, मेरे पास फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे कुछ प्रश्न आ रहे हैं, जिनमें से एक प्रश्न है कि क्या आरक्षण की नीति सही तरीके से लागू हो रही है या फिर हाशिए पे खड़े लोगों को न्याय मिल रहा है? ना, आरक्षण की नीति लागू, ये बहुत लोग पूछ रहे हैं इस बारे में। आरक्षण पे डाका डाला जा रहा है। बिल्कुल, आरक्षण को बिल्कुल खत्म कर दिया जा रहा है। वैसे आरक्षण बिल्कुल खत्म है। कहाँ नौकरियां रह गई हैं? कितने दलितों को कोई पर मायावती जी ने आज इस मुद्दे को नहीं उठाया। आज मायावती जी ने इस मुद्दे पर बहुत फोकस नहीं किया, थोड़ा उठाया। नौकरी ब्रिजेश जी, हाँ, इनको कंप्लीट 6 लाख से ऊपर आप अपनी बात कंप्लीट करें। नौकरियां कहाँ हैं? सरकारी नौकरियां है ही नहीं भाई साहब। दलितों को नौकरी मिल नहीं रही, उनके मुकदमे दर्ज नहीं होते हैं जब तक हायर तौर से अप्रूवल नहीं होता है। तो इतने कैसे फिर मुकदमे हो गए जब ये डेटा नहीं? वही तो बता रहे हैं, मुकदमे दर्ज नहीं होते। नहीं, वही तो बता रहे हैं। सबसे ज्यादा कालीचरण जी, मैं निश्चित समय दूंगा, आपसे वायदा करता हूँ मैं विनय राय जी को ले। अभी 6 लाख आपका उनका सामना कराऊंगा। योगी सरकार में मिला है, इतना विनय राय किसी भी जी सरकार में नहीं। क्या लगता है कि ये जो जोड़ी है दो, मोदी और योगी की, अखिलेश और राहुल की, इनके पास दलित कम्युनिटी का लॉयन शेयर है, जो पहले बहन जी के पास था अब उनके पास नहीं है, वो माइनॉरिटी में। क्या आपको लगता है कि ये समाज अभी इन जोड़ियों की तरफ और आकर्षित होगा, या बीएसपी के संगठित होने का दलित समाज इंतजार कर रहा है? देखिए, जहां तक योगी और मोदी की जोड़ी है तो भारतीय जनता पार्टी के एक नेतृत्व का मामला है, लेकिन राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी कब तक है, किस तरीके से, आपने अभी देखा कई प्रदेशों में चुनाव हुआ, किस तरह से खुल के टकराहट सामने आई। लेकिन मैं इतना कहूंगा, अभी हम लोग मुद्दे पर हैं कि बसपा का उदय होगा कि नहीं, उसका सूरज अस्त है कि उदय होगा। मैं इतना ही कहूंगा कि मुद्दों की कमी नहीं है, आपको निकलना पड़ेगा। आप मंडलीय करिए, जिला स्तरीय सम्मेलन करिए, आप निकलिए और मुद्दों पर आप लड़िए और अपने आवाज को मुखर करिए, क्योंकि सिर्फ अगर चुप रहने से और केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलने से बात नहीं बनने वाली है जी। आपके वर्कर आपसे सुनना चाहते हैं, वो आपके साथ चलना चाहते हैं, लेकिन अगर आप उनको छोड़ देंगे तो उनकी मजबूरी है कहीं न कहीं जाना, क्योंकि हर मतदाता किसी न किसी को वोट देगा। अब आप चुनाव में मान लिए नहीं लड़ेंगे चुनाव, अब जैसे मिल्कीपुर में बीएसपी का वोटर क्या करेगा, वो तो लावारिस है। अब कहीं न कहीं जाएगा, जिसके साथ जाएगा उसको नेता मान के जाएगा ना। हाँ, अब चंद्रशेखर भी विकल्प है। आज एक सपा के बागी उम्मीदवार को उन्होंने टिकट दिया है, फायदा किसको होगा? ऑलराइट, बिल्कुल ठीक बात है। मैं एक फेस ऑफ चाहता हूं, मैं चाहता हूं कालीचरण जी कुछ देर से, काफी देर से बोलना चाहते हैं आपकी। जी धन्यवाद विनय जी। विनय जी शुक्रिया। मैं कालीचरण जी को इनवाइट करता हूं, और इस रिस्ट्रिक्शन के साथ कि सर मेरे पास केवल 20 सेकंड है आपके लिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूं,
अभी आदरणीय सिंह साहब ने कहा है कि लगभग 40 करोड़ लोग स्नान करेंगे। 140 करोड़ के देश में 40 करोड़ लोग हजारों करोड़ रुपए लेकर के आप वहां पहुंचा पा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आस्था विश्वास अलग चीज है। अरे इसको किसी डेवलपमेंट में लगाइए। यूजीसी के द्वारा उच्च शिक्षा को ध्वस्त किया जा रहा है। अभी जो नए आदेश आए हैं उनको पढ़ लीजिए, कहां से कहां पहुंचाने की कोशिश हो रही है। रिजर्वेशन में कोई उनकी रुचि नहीं है। धन्यवाद सर। देखिए, तो ये तमाम मुद्दे हैं। दलित जो है भूखा रहना, मजदूरी करना जानता है, उसे अपने स्वाभिमान की ज्यादा चिंता है। धन्यवाद सर। अब मैंने 20 सेकंड दिया आपको, गो अहेड, 20 सेकंड आपके पास। देखो ब्रजेश जी, कालीचरण जी जो बात कह रहे हैं, दलितों का सम्मान सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, सबसे ज्यादा दलित उत्पीड़न के मुकदमे समाजवादी पार्टी की सरकार में। अंबेडकर पार्क के बारे में समाजवादी पार्टी का क्या विचार था जीतने के बाद? कुंभ के बारे में कह रहे हैं। कुंभ के बारे में और दलित प्रेरणा केंद्रों के बारे में समाजवादी पार्टी का क्या विचार रहा? मायावती की हत्या किसने करने का प्रयास किया? अंबेडकर की मूर्तियां सबसे ज्यादा तोड़ी गई तो समाजवादी पार्टी की सरकार में तोड़ी। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, सरकार बहुत में बहुत सबसे शुक्रिया, ज्यादा दलित बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप सब इस परिचर्चा में सम्मिलित हुए। बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इस परिचर्चा को देखने के लिए। नमस्कार।